आरोपी हत्यारे निक रीनर अपने मारे गए माता पिता द्वारा दशकों पहले बनाए गए ट्रस्ट फंड तक पहुंच की भीख मांग रहे हैं। रेनर का कहना है कि उन्हें $1 मिलियन से ज्यादा का हक है और वो इसे अपनी रक्षा में इस्तेमाल करेंगे। इसके सच होने की कितनी संभावना है? ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं तियागो हूँ। निक रीनर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन पर आरोप है कि वे अपने ट्रस्ट फंड के एक हिस्से तक पहुंचने के लिए $1.5 मिलियन की मांग कर रहे हैं। निक रीनर कथित रूप से इस पैसे तक पहुंच चाहते हैं ताकि वे अपनी रक्षा के लिए भुगतान कर सकें, क्योंकि उन पर अपने माता पिता रॉब और मिशेल रीनर की हत्या का आरोप है। इन्हीं लोगों ने 3 दशक पहले अपने मंझले बेटे के लिए ट्रस्ट फंड बनाया था। मैं इसे जितना जोर देकर कहूं कम है। इसी ट्रस्ट फंड को बनाने वाले उसके माता पिता की हत्या का आरोप निक रीनर पर है। हम दिसंबर से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं, जब रॉब और मिशेल रीनर की ब्रेंटवुड कैलिफोर्निया में हत्या हुई थी। उनके बेटे निक रीनर को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। अब तब से इस मामले में कई उतार चढ़ाव आए हैं। निक की पैरवी मशहूर डिफेंस वकील एलन जैक्सन कर रहे थे, लेकिन बाद में जैक्सन ने यह केस छोड़ दिया। उस समय उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं बताई थी, लेकिन हम सब ने अंदाजा लगाया था कि शायद ये पैसे से जुड़ा मामला हो सकता है। तब से लॉस एंजलिस काउंटी पब्लिक डिफेंडर ऑफिस निक रेनर की पैरवी कर रहा है, लेकिन अब वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अभी अभी अपनी ट्रस्ट फंड तक पहुंच के लिए एक याचिका दायर की है, ताकि वे अपनी रक्षा के लिए भुगतान कर सकें। लॉस एंजलिस टाइम्स द्वारा प्राप्त इस फाइलिंग में आंशिक रूप से लिखा है, उद्धरण, निक अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे और उनकी मौत से वे पूरी तरह टूट गए हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ या नहीं हुआ, ये इस ट्रस्ट मुकदमे में मुद्दा नहीं है। निक के आपराधिक बचाव वकील ये तथ्य आपराधिक मामले में पेश करेंगे। इस याचिका में अदालत को इन पर विचार करने की जरूरत नहीं है। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति की तरह निक को निर्दोष माना जाता है और उसे अपने बचाव के लिए उन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है जो कानूनी रूप से उसके अपने हैं। निक के दीवानी वकीलों के मुताबिक ये ट्रस्ट 30 साल से भी ज्यादा पहले रॉब और मिशेल रेनर ने अपने तीनों बच्चों जेक, रोमी और निक के लिए बनाया था। निक की टीम के अनुसार वो एक छोटे ट्रस्ट की मांग कर रहे हैं जो इस बड़े फैमिली ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। दायर की गई याचिका में आगे कहा गया है, उद्धरण, वे ट्रस्ट और उनमें निक की हिस्सेदारी यहाँ मुद्दा नहीं है। निक के ट्रस्ट की शर्तें सरल हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है। निक के माता पिता ने यह स्पष्ट निर्देश छोड़े थे कि ट्रस्ट में मौजूद धनराशि कब उसे दी जानी है। ट्रस्ट का आधा हिस्सा निक को सीधे तौर पर उसके 30 साल के होने पर दिया जाना था। उन्होंने निर्देश दिया कि निक को 35 साल की उम्र में ट्रस्ट की बची राशि मिल जाएगी। ये वितरण अनिवार्य और बिना शर्त है। निक रेनर की टीम का कहना है कि ट्रस्ट 1993 में बना था और उसे 30 साल की उम्र में हिस्सा मिलना था, जो कथित अपराध से पहले की बात है। ये पैसा उसका हक है। निक की टीम ट्रस्ट के ट्रस्टी पर उंगली उठाती है, जिनका नाम है पॉल कैनन, जो एक वकील हैं। LA टाइम्स के मुताबिक 30 साल की उम्र में निक को ट्रस्ट की रकम देने से इनकार किया गया था, क्योंकि उसकी क्षमता पर सवाल थे। उस समय ट्रस्टी ने निक के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी, और ये यहाँ एक तरह से लंबे समय से चल रही समस्या रही है। जैसा कि हमने बताया है कि निक काफी समय से नशे की लत से जूझ रहे हैं। इसके अलावा अपने माता पिता की मृत्यु से पहले निक को कथित तौर पर सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया था। हत्या के वक्त निक अपने माता पिता के गेस्ट हाउस में रह रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके माता पिता निक पर नजर इसलिए रखते थे क्योंकि वो लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। निक के सिविल वकीलों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति अप्रासंगिक है और वो मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य भी नहीं पाया गया। असल में कार्यवाही बढ़ रही है, लेकिन फिर भी निक की टीम कहती है कि ट्रस्ट फंड का पैसा उनके शब्दों में अनिवार्य और बिना शर्त है, चाहे निक की स्थिरता कुछ भी हो। और जैसा कि उनकी टीम ने बताया है, ये पैसा उनके बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और यहीं से इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि सामने आती है। अब हमने इस एपिसोड में पहले एलन जैक्सन का जिक्र किया था। वो वही हैं जिन्हें निक रेनर ने रखा था। तब खबरें थी कि निक के भाई बहन जेक और रोमी बचाव खर्च देने को राजी थे, लेकिन फिर हालात बदल गए और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। निक के पास एलन जैक्सन की फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वे अलग हो गए। सुनिए उस वक्त एलन जैक्सन ने क्या कहा। आज सुबह मुझे निक रेनर के वकील के तौर पर हटना पड़ा। हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण निक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां। ये दुखद है। हमारे लिए निक का प्रतिनिधित्व जारी रखना अब संभव नहीं है।
कानूनी और नैतिक कारणों से मैं सभी वजह नहीं बता सकता। मुझे पता है ये सवाल सबके मन में है। हम आशा करते हैं कि पब्लिक डिफेंडर आगे आएंगे। उन्हें नियुक्त किया गया है और वे निक रीनर के हितों की रक्षा करेंगे जब वो कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें, बहुत बहुत स्पष्ट रहें। मेरी टीम और मैं पूरी तरह से गहराई से प्रतिबद्ध हैं निक रीनर और उनके सर्वोत्तम हितों के प्रति। असल में हम जानते हैं, हम सिर्फ आश्वस्त नहीं हैं। हम जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों के सच्चे तथ्य उजागर करेगी। निक का मामला, आप जानते हैं पिछले 3 हफ्तों में बहुत कुछ छपा है। बहुत कुछ छपा है। निक के बारे में छपा है, उसके परिवार के बारे में छपा है, हालातों के बारे में छपा है, अटकलें छपी हैं। 15 दिसंबर को सुबह के शुरुआती घंटों में, मैं उस समय न्यूयॉर्क में था और मुझे एक कॉल आया। मैं और मेरी टीम ने सब कुछ छोड़ दिया और पिछले 3 हफ्तों से हमने सचमुच अपनी हर जागती घड़ी निक और उसके हितों की रक्षा करने में लगा दी है। हमने इस मामले की हर पहलू से गहराई से जांच की है। जो हमने सीखा है, और आप इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, इस राज्य के कानूनों के अनुसार, कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार, निक रीनर हत्या के दोषी नहीं हैं। इसे छाप दो, इसे छाप दो। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। ठीक है, आप जो चाहें करें, लेकिन समझें कि निक रीनर ये पैसा भविष्य में अपनी कानूनी पैरवी के लिए चाहते हैं, चाहे एलॉन जैक्सन हो या कोई और। लेकिन इससे कैलिफोर्निया प्रॉबिट कोड 250, जिसे स्लेयर स्टैट्यूट भी कहते हैं, का सवाल उठता है। ये लिखा है कि जो व्यक्ति अवैध रूप से और जानबूझकर मृतक की हत्या करता है, उसे इनमें से किसी चीज का अधिकार नहीं है। मृतक की वसीयत या मृतक द्वारा या मृतक के लाभ के लिए बनाए गए ट्रस्ट या जिसमें मृतक की कोई हिस्सेदारी हो, उसमें कोई भी संपत्ति, हित या लाभ जिसमें वसीयत या ट्रस्ट द्वारा हत्यारे को दिया गया कोई भी सामान्य या विशेष नियुक्ति अधिकार, और वसीयत या ट्रस्ट द्वारा हत्यारे को कार्यपालक, ट्रस्टी, अभिभावक या संरक्षक या अभिरक्षक के रूप में नामित किया जाना भी शामिल है। हम इंटरव्यू में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल है कि जिन अपराधों का आरोप निक रीनर पर है, क्या वो इस ट्रस्ट का हकदार है? उस पर सिर्फ आरोप लगे हैं, दोषी साबित नहीं हुआ है। यानी जब तक दोषी साबित ना हो, वो निर्दोष माना जाता है और उसे बचाव का अधिकार है। वो यहाँ गंभीर अपराधों का सामना कर रहा है। मेरा मतलब है पहले दर्जे की हत्या के 2 आरोप, जिसमें ये विशेष परिस्थिति भी है कि उस पर हत्या में चाकू इस्तेमाल करने का आरोप है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि उसने कथित तौर पर अपने माता पिता का गला रेत दिया। और वैसे निक रीनर को इन विशेष परिस्थितियों के आधार पर मौत की सजा भी हो सकती है। यही दिखाता है कि ये सब कितना गंभीर है। उसने दोषी ना होने की दलील दी है, पर जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने 14 दिसंबर 2025 को कॉनन ओब्रायन की वार्षिक क्रिसमस पार्टी के बाद सुबह अपने माता पिता की हत्या की। उन्हें अगले दोपहर ब्रेडवुड मेंशन में मिला और निक को कुछ घंटे बाद एक्सपोजिशन पार्क में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक हत्याओं के बाद निक ने सांता मोनिका के होटल में चेक इन किया और कमरे में खून से सनी चादरें, तौलिए छोड़ दिए। फिर उसे गैस स्टेशन के बाहर गिरफ्तार किया गया। रेनर की अदालत में पेशी हो चुकी है और उन्होंने दोषी ना होने की दलील दी है, पर उनके बचाव का भविष्य अनिश्चित है। मुख्य बात यह है कि निक रेनर पैसे चाहता है, लेकिन क्या उसे सच में पैसे मिलेंगे? ये सवाल मुझे आज के खास मेहमान से पूछना है। ये है लॉ एंड क्राइम की लीगल काउंसिल एलिजाबेथ वू लाई, जो स्कैंडल की शुरुआत से ही उससे जुड़ी रही हैं। एलिजाबेथ, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे आपसे सवाल पूछना है, क्या आपको लगता है कि निक रेनर की टीम ने ये तर्क देने में मजबूत दलील दी कि उसे कम से कम अपने ट्रस्ट फंड का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए? हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो लगा कि उन्होंने अपनी टीम की सभी ज़रूरी दलीलें दी।
आप जानती हैं उनमें से एक बात जो उन्होंने बताने की कोशिश की वो ये थी कि ये एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट है और ट्रस्टी के पास सिर्फ ऐसे ही फंड रोकने का अधिकार नहीं है, वो इसकी निगरानी कर सकता है और तय कर सकता है कि इसे कैसे बांटना है, लेकिन फंड पूरी तरह नहीं रोक सकता। आप जानती हैं उन्होंने यह भी बताया कि उसके पास उचित बचाव के लिए भुगतान करने का और कोई तरीका नहीं है और आप जानती हैं जाहिर है कि यह एक बहुत ही दुखद मामला है, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक प्रतिवादी को बचाव का अधिकार होता है और आप जानती हैं मुझे लगता है कि उन्होंने वे सभी तर्क रखे जो दिए जा सकते थे। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ट्रस्ट फंड की राशि 1.5 मिलियन है उसमें से उसे 30 साल की उम्र में यानी कुछ साल पहले कम से कम आधा हिस्सा मिल जाना चाहिए था। वो 32 साल का है, बाकी राशि उसे 35 की उम्र में मिलेगी। मुझे लगता है सबसे मजबूत तर्क ये था कि उसे फंड पहले ही मिल जाना चाहिए था, इससे पहले कि ये कथित हत्याएं हुईं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी एलिजाबेथ, क्योंकि वो अब 32 साल का है और 30 साल की उम्र में ट्रस्ट फंड का 50% मिलना था। मुझे नहीं पता कि ये साफ है या नहीं कि उस समय उसे जो रकम मिलनी चाहिए थी वो उसे क्यों नहीं मिली, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ जैसा आपने कहा, मुख्य तर्क है कि उस समय उसके माता पिता की हत्या नहीं हुई थी। उस पर आरोप है, लेकिन जब तक दोषी साबित ना हो वो निर्दोष है। क्या आपको लगता है इससे जज के फैसले पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब उसे रकम मिलनी थी तब अपराध नहीं हुआ था? मुझे भी ऐसा ही लगता है और इस बारे में रिपोर्टिंग में जो एक वजह चर्चा में आई थी वो ये थी कि ट्रस्टी यानी जो वकील ट्रस्ट की देखरेख कर रहे थे उन्हें उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता थी। तो ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं रही हैं। ऐसा लगता है कि उसे सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया है। ट्रस्टी को ये चिंता थी कि अगर हम इतनी बड़ी रकम का आधा हिस्सा उसे दें तो क्या वो समझ पाएगा कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च करने हैं। अब साफ है कि जजेस को पता चल जाएगा कि वो पैसा अपनी कानूनी रक्षा में खर्च करेगा। आप जानती हैं तो मुझे लगता है कि यह भी जटिलता का एक हिस्सा है कि जज को पूरी तरह से पता है कि वो पैसा अपनी कानूनी रक्षा पर खर्च करने वाला है। साथ ही रिपोर्ट्स थीं कि वो जेल में ज़रूरी चीज़ें खरीद सकता था जिनका खर्च अब वो नहीं उठा सकता। और आप जानती हैं मुझे लगता है कि जब उसे अपनी रक्षा के लिए विरासत पाने की बात आती है तो इससे कई तरह के नियम और समस्याएं सामने आती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वह स्लेयर नियम हो या सन ऑफ सैम कानून। तो मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां जज के साथ समस्या सामने आएगी। ठीक है, आइए इस बारे में बात करते हैं। स्लेयर कानून या नियम या जो भी आप इसे कैलिफोर्निया का कहना चाहें, और ये दिलचस्प है, हमने आज अपने एपिसोड के दौरान इसके बारे में बात की थी। लेकिन मूल रूप से अगर आपको हत्या का दोषी ठहराया जाता है, मान लीजिए अपने माता पिता की, तो आपको उनकी विरासत नहीं मिलेगी। ऐसा बस आप जानते हैं नहीं होगा, ये अनुमति नहीं है। लेकिन इस मामले में क्या ये मायने रखता है कि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है? मेरा मतलब है यही तो हमारे न्याय प्रणाली की बुनियाद है कि उस पर इस अपराध का आरोप है, लेकिन जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। वो अपने माता पिता की ट्रस्ट के पैसे से खुद की रक्षा करना चाहता है, लेकिन जब उस पर उनकी हत्या का आरोप है तो क्या ये जटिल होता है? कानून इसमें कैसे लागू होता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है और जटिल शब्द इसे सही तरह से बयान करता है। स्लेयर स्टैट्यूट मूल रूप से कहता है कि आप जानते हैं अगर ये तय हो गया है कि आपने अपराधपूर्ण और जानबूझकर, ये वही क्लासिक शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं, अपराधपूर्ण और जानबूझकर किसी की हत्या की है, तो फिर आप उन पीड़ितों से विरासत का दावा नहीं कर सकते या पीड़ित की संपत्ति से कोई लाभ नहीं ले सकते। तो जाहिर है यहाँ अगर ये साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर अपने माता पिता की हत्या की है तो फिर उसके लिए विरासत पाने में निश्चित रूप से एक बाधा आ जाएगी। मुद्दा ये है कि अभी ये तय नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया या नहीं। स्लेयर कानून आमतौर पर तब लागू होता है जब आपराधिक सजा हो चुकी हो। अगर किसी को मुकदमे के बाद आपराधिक अदालत में संदेह से परे दोषी ठहराया गया है, या दिलचस्प ये है कि प्रोबेट कोर्ट भी ये निर्णय ले सकती है और ये मानक थोड़ा कम होता है, ये सबूतों के पलड़े के आधार पर होता है। तो एक प्रोबेट कोर्ट ये तय कर सकती है कि क्या किसी ने जानबूझकर या अपराधपूर्ण तरीके से किसी की हत्या की है। मेरी रिसर्च में दिलचस्प बात यह थी कि अगर किसी को आपराधिक अदालत से बरी किया जाए तब भी प्रोबेट कोर्ट निर्णय ले सकती है। मामला पेचीदा है क्योंकि जब तक उसे दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया जाता वे तय नहीं कर सकते कि वो विरासत पाएगा या नहीं। कई बार प्रोबेट कोर्ट आपराधिक मुकदमे से पहले निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वे अक्सर इसमें हिचकिचाते हैं क्योंकि वे आपराधिक मामले में दखल नहीं देना चाहते। तो समय के हिसाब से ये वाकई में बहुत दिलचस्प है।
वाह, ये दिलचस्प है कि अगर आपको बरी कर भी दिया जाए तो भी प्रॉबिट कोर्ट मना कर सकता है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है ना? क्योंकि याचिका में निक रीनर की टीम कह रही है कि समय महत्वपूर्ण है और बचाव की तैयारी व पैसों की जरूरत है। आपने कहा था कि प्रॉबिट कोर्ट इस पर पहले से फैसला देने में हिचकिचाता है। क्या आपको लगता है वे दबाव डालेंगे ताकि प्रक्रिया आगे बढ़े और निक रेनर की टीम पैसे का उपयोग कर सके? आपके क्या विचार हैं? वे शायद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रॉबिट कोर्ट या जज की ओर से सख्ती होगी क्योंकि उन पर अपने माता पिता की हत्या का आरोप है। उसका इस फंड तक पहुंचने का मुख्य कारण अपनी रक्षा के लिए पैसे जुटाना है। मुझे लगता है कि जैसा कि बताया गया, सबसे मजबूत तर्क यही है कि इन घटनाओं के होने से पहले वह इस संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार था। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ होता है तो शायद हम ये देख सकते हैं कि एक फैसला आए जिसमें कहा जाए कि ठीक है, वो पैसे के पहले आधे हिस्से का हकदार हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रस्ट में कहा था कि जब वो 30 साल का था तब वो इसका हकदार था इन हत्याओं के होने से पहले। तो मैं देख सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं देख सकती हूँ कि कोई जज अभी सारी संपत्ति फ्रीज करने का फैसला ले सकता है। ये मुश्किल है क्योंकि वो आरोपी है और उसे बचाव का अधिकार है। फिलहाल उसके पास मुफ्त पब्लिक डिफेंडर है, लेकिन मुझे लगता है वो तर्क दे सकता है कि उसे अपना बचाव करने का अधिकार है। वो चाहता है कि उसके पास पैसे हों ताकि वो अपनी पसंद का वकील रख सके। और क्योंकि इन हत्याओं के होने से पहले कुछ पैसे उपलब्ध थे, आप जानती हैं, उसकी टीम यह तर्क देने की कोशिश कर रही है कि उसे उन पैसों का हक मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत संभावना है हम शायद देखेंगे कि उसे उस शुरुआती रकम का आधा हिस्सा मिल सकता है, या फिर जज यह फैसला कर सकते हैं कि हम संपत्ति को फ्रीज कर रहे हैं और वह एक पब्लिक डिफेंडर के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन कानून आरोपियों और उनके वकील रखने व बचाव के अधिकारों की काफी रक्षा करता है। तो मुझे लगता है कि हम ये भी देखेंगे कि कोई जज ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा कि उसका फैसला पलट दिया जाए या यह माना जाए कि उसने उसके संवैधानिक अधिकार यानी बचाव का अधिकार छीन लिया है। मुझे लगता है ये एलन जैक्सन वाले मुद्दे पर आने का सही मौका है, क्योंकि अगर कोई भी इस केस को फॉलो कर रहा है तो आप जानते हैं कि शुरू में निक रीनर का प्रतिनिधित्व एलन जैक्सन कर रहे थे, जो कि जाहिर है लॉ एंड क्राइम या कोर्ट टीवी का कोई भी दर्शक जानता है। उन्होंने केविन स्पेसी का भी प्रतिनिधित्व किया था और आप जानते हैं उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। उन्होंने मैसाचुसेट्स में कैरन रीड का भी प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। एलन जैक्सन्स डिफेंस टीम में बड़ा नाम है। निक रीनर ने उन्हें अपना वकील बना लिया, सब ठीक था। फिर लगा कि उनके पास एलन जैक्सन की फीस के पैसे नहीं हैं। अब उनके पास पब्लिक डिफेंडर है, मान ले अब उन्हें पैसे मिल जाते हैं। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि एलन जैक्सन जैसे किसी व्यक्ति का होना वाकई में उसकी डिफेंस में मदद कर सकता है? हाँ, मुझे लगता है एलन जैक्सन एक हाई प्रोफाइल वकील है। उन्हें केसेस से जल्दी हटना पड़ा था और कारण तब स्पष्ट नहीं थे। अब जब सारी जानकारी सामने है, कई लोग मान रहे हैं कि निक रीनर उनकी फीस नहीं दे सकते थे। मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति आरोपी के लिए उपयुक्त हैं। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत मुश्किल केस है, खासकर निक रीनर के मानसिक बीमारी के इतिहास और उनके परिवार में पहले जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखते हुए। और आप जानती हैं, उनके माता पिता की घर में दुखद हत्या हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब तक बहुत सारे तथ्य और सबूत हैं जो निक रीनर के खिलाफ जाते हैं। तो ऐसे वकील का होना जैसे एलन जैक्सन, जिनका यह इतिहास है कि वे आरोपियों को बरी करवा चुके हैं और उनका यह रिकॉर्ड है, ऐसे व्यक्ति की आपको हमेशा ज़रूरत होती है ऐसे मामलों में जहां तथ्य इतने भयानक होते हैं। ये एक अतिरिक्त पहलू है कि ये उसके माता पिता हैं और इसके साथ ही इसमें जनता की भावना भी जुड़ी हुई है। मेरा मतलब है, जाहिर है कि हत्या के मामले में हमेशा जनता की भावना और प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन जब इसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम यहाँ लॉ एंड क्राइम पर हमेशा कवर करते हैं। जब किसी बच्चे पर माता पिता की हत्या का आरोप होता है तो जनता की भावना और मजबूत हो जाती है। मुझे यकीन है वो चाहता है कोई उसके पक्ष में हो। मुझे भरोसा है कि उसका पब्लिक डिफेंडर सक्षम है। कैलिफोर्निया और देश भर में अच्छे पब्लिक डिफेंडर हैं, लेकिन अपने पसंद के वकील और एक प्राइवेट अटर्नी को रखना जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो, मुझे लगता है कि ये समझ में आता है कि वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं।
मेरा मतलब है जैसा आपने बताया उसके खिलाफ जो तथ्य हैं वो वाकई में बहुत सख्त हैं। और फिर से इस समय हमारे पास जो भी जानकारी है वो ज्यादातर अभियोजन पक्ष या उन जांचकर्ताओं से आई है जो अभियोजन पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें जरूरी नहीं पता कि बचाव पक्ष के पास क्या चाल है, लेकिन जितने तथ्य हमें पता हैं उनसे तो मामला काफी मुश्किल लगता है। आपकी बात पर भी मुझे याद है कि सब होने के बाद मैंने आपको मैसेज किया था और हम दोनों हैरान थे। रॉब रीनर क्या, हे भगवान। और जोड़े कि ये सिर्फ प्रिय इंसान नहीं थे बल्कि उनकी पत्नी की भी उसी घर में हत्या हो गई, वो भी उनके बच्चे के हाथों, ऐसा कहा गया। आपने भी कहा था ये बहुत भयानक था। मेरा मतलब है इस केस के तथ्य वाकई बहुत कठिन हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो चाहते हैं कि उनके पास एक बेहतरीन वकील हो जो उनके केस में मदद कर सके। और इसी से मेरा अगला सवाल भी जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा अलग है उस विषय से जिस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे सच में ये सोचने की जरूरत है कि निक रेनर आखिर किस तरह की दलील पेश कर सकते हैं। मेरा मतलब है आपने पहले भी उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात की थी। ये वही बात है जिसका ट्रस्टी ने तब हवाला दिया था जब वो 30 साल के थे, ताकि उन्हें उस समय पैसे ना दिए जाएं, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि वो लोग किस तरह की दलील पेश करेंगे? क्या यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो सकता है? मेरा मतलब है आप ही क्या राय है? हाँ, अच्छा सवाल है। मुझे लगता है अगर उन्होंने दोषी माना होता तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते। अब जानती हैं हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां आरोपी दोषी मान लेते हैं लेकिन फिर वो पागलपन की दलील देते हैं या कहते हैं कि वो सही मानसिक स्थिति में नहीं थे, या फिर आप जानती हैं वो हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या की सजा की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत कम सजा होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक संभावना हो सकती थी क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। जैसे कई आपराधिक मामलों में वकील पूछते हैं सबूत कहाँ है, क्या कोई वीडियो या होम कैमरा है जो दिखाता हो कि उन्होंने ये किया, घर में और कौन गवाह थे। आप जानती हैं किस तरह के डीएनए सबूत उन्हें इस अपराध से जोड़ते हैं। आप जानते हैं मुझे लगता है कि हम बहुत सारे मामलों में देखते हैं, जैसे कि ओजे का मामला सबसे बड़ा उदाहरण है जिस पर हम हमेशा लौटते हैं, जहां सार्वजनिक नज़रों में बहुत से लोग आरोपी और जो घटनाएं हुई उनके बीच सीधा संबंध बना लेते हैं और बहुत सारे सबूत लोगों को बिल्कुल साफ नजर आते हैं, लेकिन फिर बचाव पक्ष के वकील का काम होता है ये दिखाना कि सबूतों में कहां कहां खामियां हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वह उस समय वहां था या नहीं, कौन कौन गवाह थे या डीएनए सबूत क्या कहता है। तो मुझे लगता है आप जानते हैं अगर दलील बदलकर दोषी मान ली जाती है तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि वे मानसिक स्वास्थ्य के पहलू की ओर जोर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो दोषी नहीं की दलील पर कायम रहता है तो मुझे लगता है वहां हम देखेंगे कि बचाव पक्ष के वकील जो भी सबूत पेश किए जाएंगे उनमें कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। और हमने ये भी देखा कि ट्रस्ट फंड तक पहुंचने के लिए दायर की गई याचिका में भी ये थोड़ा सा नजर आया। आप जानते हैं उनमें से एक दलील जो वे देने की कोशिश करते हैं वो ये है कि आप जानती हैं उसे किसी जज द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आप जानती हैं उसकी मानसिक स्थिति को लेकर न तो किसी जूरी और ना ही किसी जज की तरफ से कोई फैसला आया है। तो ऐसा लगता है कि वे फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और पहलू को जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है एलिजाबेथ, आप सही हैं। मैंने भी शुरू में यही सोचा था कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर ही जाना चाहिए, लेकिन हाल ही में जो फाइलिंग और सब कुछ हमने देखा है उसके आधार पर मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि क्या वे उसी रास्ते पर जाने वाले थे। मुझे लगता है केस की शुरुआत में हमने भाई बहन की बात की थी। हमें याद रखना चाहिए कि निक रेनर जिस पर माता पिता की हत्या का आरोप है उसके एक भाई और एक बहन है और उसका भाई इस पर खुलकर बोल चुका है। कहा जाता है कि उसकी बहन को ही अपने माता पिता मिले थे। ये बहुत दुखद है। मैं सोच रही हूँ कि क्या इसमें उनकी कोई आवाज है। सिर्फ ये तथ्य कि ट्रस्टी ही वो व्यक्ति है जो तय करेगा, कम से कम इस समय तक जब तक कोई जज इसमें शामिल नहीं होता, कि क्या निक रीनर को ट्रस्ट मिल सकता है या नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या भाई बहन कह रहे हैं, अरे हम नहीं चाहते कि उसे वो पैसे मिलें, हम नहीं चाहते कि उसे इस समय ट्रस्ट मिले। क्या उनकी बात का कोई महत्व है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा महत्व है। कथित रूप से माता पिता ने हर बच्चे के लिए अलग ट्रस्ट बनाए। तो आप जानती हैं निक के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, जैसे बाकी बच्चों के लिए भी, पूरी तरह से अलग अलग। मुझे लगता है अगर ये एक संयुक्त ट्रस्ट होता जिसमें सभी बच्चों को मिलकर किसी तरह की राशि मिलती तो मुझे लगता है कि उनकी राय का ज़्यादा महत्व होता। मुझे लगता है कि यहाँ मुद्दा ये है कि ये उसके लिए अलग ट्रस्ट था जिसमें उम्र की शर्तें थीं। मुझे नहीं लगता कि कानूनी रूप से या किसी कोर्ट के फैसले से इसका खास असर पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है, जाहिर है जनता की भावना भी मायने रखती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि दो अदालतें होती हैं, एक जनता की राय की अदालत और दूसरी कानूनी अदालत। तो मुझे लगता है कि जनता की राय की अदालत में उनकी राय वाकई बहुत मायने रखती है। मुझे पता है कि शुरू में ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि वे उसकी रक्षा के लिए फंडिंग में मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में वो कम हो गई।
तो आप जानती हैं भाई बहनों की इसमें कुछ भूमिका है, लेकिन जहां तक सवाल है कि वे क्या सोचते हैं कि उसे अपनी रक्षा के लिए उस ट्रस्ट फंड का हकदार होना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी राय का ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो एक पूरी तरह से अलग ट्रस्ट है जो सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, जनता की अदालत और न्याय व्यवस्था की अदालत। मैं जब इस मामले पर सोचती हूँ तो भाई बहनों का ध्यान आता है, क्योंकि मेरा मतलब है मेरी बहन और मैं। मुझे लगता है अगर उस पर हमारे माता पिता की मौत का आरोप लगता तो हमें तो एक साथ मिलकर इस नुकसान का शोक मनाना चाहिए था, और फिर इसमें एक और स्तर की अमानवीयता आ जाती है। और फिर से जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है, उस पर बस इन आरोपों का आरोप लगाया गया है। मुझे लगता है कि इसका भाई बहनों पर मानसिक असर जरूर पड़ रहा होगा। मेरा अगला सवाल भी यही है। हमने स्लेयर स्टैट्यूट की बात की थी, इसी में सन ऑफ सैम कानून भी शामिल हैं, क्योंकि पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि निक रेनर, ऐसी खबरें थीं कि जेल के अंदर से वो एक खुलासों से भरी किताब लिखना चाहता था। माना जा रहा था कि वो अपने बचाव के लिए फंड जुटाना चाहता था। लेकिन मैं सोच रही हूँ, क्या सन ऑफ सैम कानून के अनुसार उसे इसकी अनुमति मिलेगी, क्योंकि आप अपराध से मुनाफा नहीं कमा सकते। अभी उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। क्या आप मुझे सन ऑफ सैम कानूनों के बारे में बता सकती हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है और लॉन्ग क्राइम में अक्सर उठता है। हम ऐसे कई मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं। और आप जानती हैं जब आरोपी इसमें भाग लेते हैं, चाहे आप कोई फिल्म बना रही हों या डॉक्यूमेंट्री सीरीज या किताब, तब सन ऑफ सैम कानून लागू होते हैं। अमेरिका के करीब 40 राज्यों में सन ऑफ सैम कानून है जो हर राज्य में अलग हो सकते हैं, लेकिन ये या तो एक निषेध है जो आरोपियों को भाग लेने से रोकता है, या आप जानती हैं पूरी तरह से प्रबंधन करने से रोकता है। अपने जीवन पर किताबें, फिल्में, डॉक्यू सीरीज बनाना, खासकर उस अपराध पर जिसके लिए दोषी ठहराए गए। कैलिफोर्निया में 2002 में सन ऑफ सैम कानून बहुत व्यापक होने के कारण रद्द कर दिए गए थे। तो अब ऐसा लगता है कि उस राज्य में कुछ समय से ये हो रहा है कि अभियुक्तों को पूरी तरह से मना नहीं किया गया है कि वे अपनी अपराधों पर किताबें या फिल्में या इससे जुड़ी चीज़ें लिखें, लेकिन पीड़ित के परिवार के सदस्यों के मुकदमा करने के अधिकार की अवधि बढ़ा दी गई है। कैलिफोर्निया में अभियुक्त के पैरोल पर रिहा होने के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा पाने के लिए 10 साल तक मुकदमा करने का अधिकार है। तो जानते हैं, अभियुक्त कैलिफोर्निया में किताब लिख सकता है या प्रोजेक्ट कर सकता है, पर उससे मुनाफा रखने का अधिकार बहुत सीमित है। और परिवारों को, आप जानती हैं, उस आमदनी को पाने के लिए लंबा समय दिया जाता है, तो वो कोशिश कर सकता है, आप जानती हैं, वो ऐसा कर सकता है। बहुत सारे अभियुक्त, आप जानती हैं, जिन पर इन अपराधों या ऐसे ही अपराधों का आरोप लगा है, वाकई ऐसा करते हैं। और खासकर यहाँ मुझे लगता है कि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हॉलीवुड के लोग शामिल हैं। ऐसे मामलों पर जनता का खूब ध्यान जाता है, तो अगर ऐसा हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, पर इससे मिलने वाला मुनाफा सीमित ही रहेगा। और मुझे यकीन है, आप जानते हैं, भाई बहनों की इस बारे में बहुत मजबूत भावनाएं हो सकती हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों की भी इस बारे में गहरी भावनाएं होंगी। ये मामला जटिल है। मुझे लगता है अगर ये मिडिल अमेरिका या मेरे गृह राज्य विस्कॉन्सिन में होता, अगर ये विस्कॉन्सिन में होता और बेटे पर माता पिता की हत्या का आरोप होता, तो हम लॉ एंड क्राइम पर इसे कवर करते। मुझे लगता है इसमें ये भी जुड़ता है कि ये रॉब रीनर हैं और वे पहले कॉनन ओब्रायन की क्रिसमस पार्टी में थे, जहां कथित तौर पर जेन फोंडा भी थी, और बिल हेडर। मेरा मतलब है कि इसमें जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सब इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम सेलिब्रिटीज के प्रति आकर्षित रहते हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं। तो ये मामला कुल मिलाकर बहुत ही अजीब है। और सब कुछ समेटते हुए, एलिजाबेथ, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि कोई जज निक रेनर के पक्ष में फैसला सुनाएंगे, जिससे उन्हें इस ट्रस्ट फंड का कम से कम कुछ हिस्सा मिलेगा? मुझे लगता है कि संभावना है कि कोई जज फैसला कर सकते हैं कि वो इसका कम से कम आधा हिस्सा पाने के हकदार हैं, क्योंकि ये ट्रिगर पहले ही हो चुका था। तो जज कह सकते हैं कि आप सिर्फ शुरुआती आधे हिस्से के हकदार हैं, क्योंकि बाकी हिस्सा 35 साल की उम्र से पहले नहीं मिलना चाहिए। और वकील कह रहे हैं कि ये अपरिवर्तनीय ट्रस्ट है, ट्रस्टी को फंड्स जारी करने की पूरी छूट नहीं होनी चाहिए। तो मैं देख सकती हूँ कि या तो कोई जज ये कहेंगे, ठीक है, आप इस फंड के पहले आधे हिस्से के हकदार हैं, या फिर पूरी तरह से इस पर रोक लगा देंगे और उन्हें पब्लिक डिफेंडर के साथ ही आगे बढ़ने देंगे। मैं पहले विकल्प के पक्ष में थोड़ा सा फैसला कर रही हूँ, क्योंकि एक बार फिर एक आरोपी का अपने बचाव का अधिकार और अपनी पसंद के वकील को रखने का अधिकार बहुत मजबूत अधिकार है। जज अपने फैसले को पलटना नहीं चाहते।
मुझे लगता है मैं पहले विकल्प की ओर झुक रही हूँ, लेकिन अगर जज कहें कि आपके पास पब्लिक डिफेंडर है और बचाव का अधिकार है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हम संपत्तियों को फ्रीज कर रहे हैं और मुकदमा चलेगा। मुझे लगता है इनमें से एक ही होगा, उसे पूरी रकम नहीं मिलेगी। नहीं। हाँ, मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है कि उसे कम से कम कुछ रकम मिल सकती है और ये उसके बचाव में मदद कर सकती है। जाहिर है, आपने कहा था कि ये उसका एक अमेरिकी नागरिक के तौर पर अधिकार है। मैं देखना चाहूंगी कि वो कैसे बचाव करेगा। एलिजाबेथ बुले, स्कैंडल में आने और मामला समझाने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सियरा, ये हमेशा खुशी की बात होती है। यही आज का स्कैंडल एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया और देखना या सोशल मीडिया पर जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर सियरा गिलेस्पी नाम से खोज सकते हैं। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी अगली बार मिलूंगी।